Good morning, dear students. I hope you all are safe and enjoying all these sessions and must be learning all the things which are being taught in the video lessons. Today, we are going to study some other basic accounting terms which is a part of chapter 2 of accountancy. अभी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूज होते हैं एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो हम आगे कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। तो टुडेज फर्स्ट टर्म इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वर्ड कई बार आता है ट्रांजेक्शन्स की तरह, जैसे ट्रांजेक्शन वर्ड था। तो लाइबिलिटी, एसेट्स, दीज आर द कॉमन वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स, यानी कि ये वो अमाउंट होती है जो फर्म आउटसाइडर्स की तरफ ओ करती है। ओ मीन्स कि आउटसाइडर्स को उन्हें पे करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ सम लाइबिलिटीज आर बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनपेड सैलरी, एटसेट्रा। इन आवर लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द क्रेडिटर्स। उससे पहले भी मैंने क्रेडिटर्स के बारे में बताया था कि क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू होम वी ओ सम मनी, यानी कि हमें उनको पैसे देने हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी कि उनको हमने पैसे देने हैं, उनसे हमने सामान खरीदा होगा या किसी भी रीज़न से कहीं ना कहीं से हमने लोन लिया होगा। अगर लोन लिया तो भी वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमें उनको पे करना होता है, इसलिए वो क्रेडिटर्स हैं। अभी बिल्स पेबल जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स बट विच आर ड्यू फॉर पेमेंट, यानी कि ओवरऑल क्रेडिटर्स। यानी सपोज मैंने किसी से पैसे लिए, मैंने दो लोगों से पैसे लिए हैं, अब मैंने उन्हें पैसे देने हैं, तो मैंने उसमें से पर्टिकुलरली एक पर्सन को प्रॉमिस कर दिया कि आई एम गोइंग टू पे यू मनी, तो वो मेरा बिल्स पेबल बन जाएगा। यानी कि आप पार्ट ऑफ क्रेडिटर विच आर ड्यू फॉर पेमेंट, जिनको आपने एक्सेप्टेंस दी है कि आप पे करोगे, वो आपके बिल्स पेबल बनते हैं। बिल्स पेबल पे भी बेस्ड पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि बिल्स पेबल आर द पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स विच आर ड्यू फॉर पेमेंट, यानी आपने प्रॉमिस कर दिया है कि आप उनको पे करेंगे, वो आपके बिल्स पेबल हैं। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी दो वर्ड्स मिलते हैं ये, बैंक और ओवरड्राफ्ट। बैंक आपको पता ही है, बैंक अकाउंट आपका जो हो गया बैंक से रिलेटेड है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉ करा है मनी, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अब ये फैसिलिटी जनरली बिजनेसमैन को मिलती है कि उनकी जो आप कह सकते हैं उनका जो क्रेडिट रेटिंग होती है बहुत हाई होती है। तो इसीलिए जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक ऑप्शन दे देते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी देते हैं कि दैट दे कैन विड्रॉ मनी, मोर अमाउंट ऑफ मनी देन लाइंग इन दियर बैंक अकाउंट, यानी उनके बैंक अकाउंट में जो भी रुपए हैं उससे ज़्यादा अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक में उनके सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, लेकिन बैंक उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है अप टू ₹1 लाख। तो अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उनको अप टू ₹1 लाख मिली, इसका मतलब है कि उनके अकाउंट में 1 लाख है, वो तो विड्रॉ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ₹1 लाख भी वो लोन के फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपने ओवरड्रॉ किया है तो इट विल टर्न टू बी योर लाइबिलिटी, यानी आपको पे करना पड़ेगी अमाउंट वो। देन बताती है अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हम इसे बोलते हैं। ये वो अमाउंट है जो ड्यू है, यानी आपने सर्विसेज ले ली लेकिन अभी तक आपने सैलरी पे नहीं करी है, तो उस केस में भी वो आपकी लाइबिलिटी है, यानी आपको पे करनी पड़ेगी। सो इफ विल क्लासिफाई लाइबिलिटीज, देन लाइबिलिटीज के क्लासिफिकेशन में पहले आता है इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज मीन्स द लाइबिलिटीज विच अ फर्म ओज टूवर्ड्स इट्स ओनर, यानी कि बिजनेस फर्म की कुछ लाइबिलिटीज होती है टूवर्ड्स ओनर। ये आप आगे पढ़ेंगे, एक बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट होता है विच स्पेसिफाइज कि बिजनेस एंड ओनर दे आर टू डिफरेंट एंटाइटीज, यानी बिजनेस अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है, दे बोथ आर डिफरेंट। तो उस बेसिस पे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, या आप कह सकते हैं उसकी लाइबिलिटी बन जाती है टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिटर्न ऑन कैपिटल। तो जो कैपिटल है वो, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी जो प्रॉफिट्स अर्न करेगी फर्म और एक्यूमुलेट होंगे, यानी आपने उनको सेव किया है, रखा है, दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर, उसको ओनर को आपको देना है, यानी बिजनेस ने जो है ओनर को देना है, तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। देन बात करी जाए अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की, एक्सटर्नल वर्ड से आपको पता चल जाता है कि आउटसाइडर या आउटसाइड। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच अ फर्म ओज टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल जो पैसे अपने क्रेडिटर्स को पे करने हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ऐसी सारी चीज़ें जो आउटसाइडर्स को पे करनी है वो बनती हैं आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लाइबिलिटीज, तो आती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है दीज आर द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन
1 ईयर, या आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर, बट जनरली जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है, यानी 1 साल के अंदर आपको जो लाइबिलिटीज पे करनी है दे आर टर्म्ड एज करेंट लाइबिलिटीज। इसके एग्जाम्पल है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दे आर टू बी पेड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर आपको उनको पे करना होता है। दैट इज वाई दे आर नोन एज करेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज। दीज आर द लाइबिलिटीज विच आर जनरली पेड आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद आप पे करते हैं तो उनको नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। अब लॉन्ग टर्म लोन्स यानी जनरली जो आपने 1 ईयर से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन लिया है, दैट विल बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लोन। मतलब उसमें मीडियम टर्म भी होता है जो कि अप टू 3 to 4 ईयर्स होगा, एंड देन अप टू 5 ईयर्स अगर होगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो कहलाएगा। अब डिबेंचर्स भी एक टाइप का लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कंपनी, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है वो जनरली अपने फंड को रेज करने के लिए इसका यूज करता है। सो our seventh term is assets. Assets means anything which is in the possession or is the property of a firm. एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो ये कहती है कि एसेट्स जो होती हैं जनरली वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें होती हैं जो फर्म के पोजीशन में होती हैं, यानी कि अंडर कंट्रोल होती हैं, एंड वो फर्म की प्रॉपर्टी भी होती हैं, आप ये भी कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन की ये कहती है कि एनीथिंग विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स और कैश टू द फर्म इन फ्यूचर, यानी वो सारी चीज़ें जो फर्म को फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं या फिर कैश भी प्रोवाइड कर सकती हैं, उन सबको हम एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, मशीन एटसेट्रा। कैश बैलेंस जनरली वही कैश, इसको हम कैश अकाउंट या कैश ही लिखते हैं नॉर्मली, ये वो बैलेंस है कैश का जो फर्म के पास अवेलेबल है। बैंक बैलेंस अगेन फर्म का बैंक अकाउंट जिसमें जो पैसे हैं वो भी उसकी एसेट्स हैं। स्टॉक जो गुड्स का उसके पास है बेचने के लिए, यानी कि जो सेल कर रहे हैं, जिसमें डील कर रहे हैं, वो स्टॉक है आपका। उसमें और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये हम आगे बढ़ेंगे। देन फर्नीचर जो फर्म का फर्नीचर होता है जो फर्म यूज़ कर रही होती है वो भी उसकी एसेट्स हैं। देन बिल्डिंग, डेटर्स, मशीन एटसेट्रा। अब डेटर्स इसमें वर्ड आता है, तो डेटर्स जो हैं ये डेटर्स आर द पर्सन दोज हु ओज मनी टूवर्ड्स द फर्म, यानी जैसे हमारे क्रेडिटर्स थे जिनको हमें पैसा देना था, वैसे ही डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो यही बिल रिसेबल भी बनेंगे, वो भी एसेट्स में होंगी। आप एसेट्स की एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने लाइबिलिटी के लिए लिखा था कि इट इज़ अमाउंट विच अ फर्म ओज टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट विच आउटसाइडर ओज टूवर्ड्स द फर्म। तो अगर हम एसेट्स को क्लासिफाई करें तो कुछ इस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहले आती है नॉन करेंट एसेट्स, इनके भी सब डिविजन्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। देन बात आती है करेंट एसेट्स की, एंड जो थर्ड टाइप इसका है वो है फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर इनको हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं। जिस क्लासिफिकेशन की हमने बात करी उसमें सबसे पहले था नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट मीन्स कि दीज आर द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसे एसेट्स जो फर्म लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसे यूज करती है, अपने पास रखती है, दे आर कॉल्ड नॉन करेंट एसेट्स। इसके एग्जाम्पल है लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, यानी कंटिन्यूसली फर्म्स को यूज करती है और इसके थ्रू फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं, तो ये कहलाती है आपकी नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट वर्ड ही अपने आप में ये है कि 1 ईयर वाला जो टाइम पीरियड है वो, तो नॉन करेंट एसेट्स वो हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए रहती हैं फर्म के पास। देन नॉन करेंट एसेट्स का जो फर्दर क्लासिफिकेशन था उसमें पहले था टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वर्ड का मीनिंग सभी को पता होगा, टेंजिबल मीन्स द थिंग्स विच कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड। तो टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, या इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं, इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर एंड मैनी मोर एसेट्स आर देयर, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि आपकी नॉन करेंट एसेट्स का ही पार्ट थे। कंप्यूटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड उसी का एक पार्ट है टेंजिबल। तो कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अभी कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स की बात हो रही है, मतलब नॉर्मली सारे कंप्यूटर्स ही अपने आप में टेंजिबल एसेट्स हैं हमारे लिए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। बट यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर क्यों आया है। जो फर्म यूज़ करती है कंप्यूटर्स अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो भी पार्ट है उसकी एसेट्स का।
तो इसीलिए कंप्यूटर इज ऑल्सो अ टेंजिबल एसेट। नाउ नॉन करेंट एसेट्स का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल वर्ड से पता चल गए होंगे आपको। इंटेंजिबल मीन्स जिसको आप नहीं छू सकते, नहीं देख सकते। तो दीज डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड हेंस कैन नॉट बी टच्ड और सीन। आप इन्हें देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। एग्जाम्पल इसके हैं गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा। अब गुडविल आपको पता है रेपुटेशन होती है फर्म की, जो गुडविल के बेसिस पे फर्म को प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि मार्केट में जो भी रेपुटेशन है उसकी बनी हुई, वो भी उसके लिए एक एसेट होती है बिकॉज उसके बेसिस पे उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं। सेम वे में कॉपीराइट, कॉपीराइट मीन्स कि आपने एक्सक्लूसिव राइट किसी चीज़ पे ले लिया है, समथिंग जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आप ही के पास हैं, उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कुछ भी। हम पेटेंट राइट भी इसका एक एग्जांपल है। कॉपीराइट तो जनरली उन प्रॉपर्टीज़ पे होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल की, जो आपने सपोज म्यूजिक कंपोज किया है या कोई बुक लिखी है उस पर। पेटेंट राइट्स कंपनीज लेती हैं। पेटेंट राइट्स का मतलब होता है कि आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है और उस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अब आप अपने कंपटीटर्स पे चाहते हैं एडवांटेज लेना, तो आप उस चीज़ को अगर पेटेंट करवा लेंगे तो आपका कंपटीटर उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। तो वो भी एक टाइप की इंटेंजिबल एसेट है। उसके अलावा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जो होता है फर्म की, जो हर डॉक्यूमेंट पे एक सिंबल होता है उसका, जो उसने रजिस्टर करवाया होता है, दैट इज ट्रेडमार्क। वो भी एक टाइप की इंटेंजिबल एसेट्स होती है बिकॉज उस ट्रेडमार्क के बेसिस पे भी जो फर्म होती है उसका बिजनेस ग्रो करता है। So talking about current assets, these are the assets which are converted into cash within a period of 1 year, or these are the assets which are meant for sale. These are also known as short-lived or active assets. Example है इसके debtors, the stock, bills receivable. Current assets वो assets होती हैं जिनको एक साल के अंदर मैनेजमेंट चाहता है कि उसे कैश में कन्वर्ट कर दे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो assets होती हैं which are meant for sale. Example जो है इसका वो stock है, stock assets है एंड इज मेंट फॉर सेल, यानी आप उसको रखते ही इसीलिए अपने पास क्योंकि आप उसको बेचना चाहते हैं। इनको हम शॉर्ट लिव्ड एसेट्स भी बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल डेटर्स, अगेन वो पर्सन जिससे फर्म को पैसा लेना है। स्टॉक, सभी को पता है स्टॉक क्या होता है, गुड्स जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म के पास है, विच आर बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू कैश थ्रू सेल, यानी कि आप सेल करेंगे एंड देन यू विल रियलाइज द कैश। एंड देन बिल्स रिसीवेबल, यही डेटर्स का एक पार्ट है जो ड्यू हो चुके हैं, जिन्होंने आपको प्रॉमिस कर दिया है दैट दे आर गोइंग टू मेक पेमेंट टू यू, वो हो गए आपके बिल्स रिसीवेबल। Current assets are also known as floating assets or circulating assets because their value keeps on changing. इनको floating assets भी कहते हैं, circulating assets भी कहते हैं because इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। स्टॉक की वैल्यू आज की डेट में कुछ और है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, तो वो भी एक टाइप की फ्लोटिंग एसेट है बिकॉज इट इज अ करंट एसेट्स। तो सर्कुलेटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, करंट एसेट्स, एक्टिव एसेट्स, ये सब करंट एसेट्स के ही नाम है। अब बात करिए अगर फिक्टिशियस एसेट्स की या फिर नॉमिनल एसेट्स भी इनको बोलते हैं। दीज आर द एसेट्स फ्रॉम विच नो कैश कैन बी रियलाइज्ड फर्दर एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी फ्यूचर बेनिफिट्स। ये वो एसेट्स होती हैं जो एसेट्स की डेफिनेशन को कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव करती हैं एंड दैट इज़ वाई मैंने नीचे लिखा भी है कि दीज आर नॉट एसेट्स। ये एसेट्स नहीं होती हैं, इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते ज़रूर हैं। तो ये डेफिनेशन ये कहते हैं कि भाई ये एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे ना तो कैश आगे मिलने वाला है और ना इनसे कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम्पल इसका है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि नॉट येट रिटर्न ऑफ, यानी इनको अपने राइट ऑफ नहीं किया है, इनको भी एडजस्ट नहीं किया गया है। दीज आर नॉट एसेट्स बट आर शोन ऑन द एसेट साइड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग दैम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एक्चुअली होता क्या है कि सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को आप डेबिट कर देते हैं, उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो उनको आप एसेट साइड में शो करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो एक टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते आते हैं, यानी अपने लॉसेस को आप कमिंग ईयर्स के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। इसीलिए इनको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं और इनको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाता है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट एसेट्स। आई होप आपको आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।